बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर। मैं हूं मोहम्मद उमर असलम और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़ पर प्रोग्राम जायज़ा में आज की अच्छी बात। आप जो कोई भी हैं, अगर आपकी ज़बान मोहब्बत है तो आप खूबसूरत हैं। प्रोग्राम में आज जिन खबरों पर बात करेंगे वो आपसे शेयर कर लेते हैं। मुल्की माशी सूरत हाल की बेहतरी और बैरूनी सरमायाकारी के लिए वज़ीर आज़म की काविशें जारी। ज़मान पाक से शरपसंदी और अस्करी तनसीबात पर हमले की मनसूबा बंदी का एतराफ़, जबकि लाहौर के लिए ट्राम सर्विस की मंजूरी और फेक न्यूज़ का तदारुक कैसे मुमकिन है, इन टॉपिक्स पर आज के प्रोग्राम में गुफ्तगू करेंगे। इन टॉपिक्स पर बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद मेहमानों से आपका तारुफ करवा दें। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार परवेज़ बशीर साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर बहुत बहुत शुक्रिया, मेहरबानी आपकी। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार जाहिद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम शेख साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सलीम साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया उमर साहब। सर परवेज़ बशीर साहब, जब हम बात करते हैं पाकिस्तान के हवाले से तो जो सबसे बड़ा चैलेंज है वो मईशत है। कैसे समझते हैं कि मईशत की बेहतरी के लिए हुकूमती इक़दाम को कैसे देख रहे हैं आप? मैं देख रहा हूँ कि मईशत जो है दिन ब दिन संभलती भी जा रही है, बेहतर भी हो जा रही है। मतलब आप अगर आप पहले माजी दरा देखें कि डिफ़ॉल्ट का ख़तरा, डिफ़ॉल्ट के ख़तरे से आप एक बेहतर पोजीशन में आ गए हैं। आपके जो जितने भी आलमी इदारे हैं वो जो अशारिये पेश कर रहे हैं, और पाकिस्तान के जो आप स्टॉक मार्केट को देख लें कि वो कहाँ पे जा रही है। ये एक दो तीन दिन में कुछ थोड़ा सा फ़र्क पड़ा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हो आपने आज की ये खबर देखी होगी जी। आप ये मईशत की बात कर रहे हैं कि वज़ीर आज़म ने एक जो बरामदात एक्सपोर्ट के कल वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब ने एक वो अखबार मैंने आज पढ़ा तो जी। उसका मुझे हवाला मैं इसलिए दे रहा हूँ। उन्होंने कहा कि जो 30 अरब डॉलर पर ये बरामदात है, इसको सालाना बुनियाद पे बढ़ाकर 60 अरब कर दिया जाए। सही, डबल। और बिल्कुल तो और शहबाज शरीफ साहब जो है वो डूअर के तौर पर जाने जाते हैं। पंजाब में उन्होंने बड़े बेहतरीन अंदाज में काम किया था, मुल्क को डिफॉल्ट होने से बचाया, और अब शहबाज स्पीड जो है वो पाकिस्तान स्पीड के तौर पे हमें दिखाई दे रही है। आप ये देखें कि मईशत जो है इतने थोड़े अरसे के अंदर बहाल होना और सही स्टॉक मार्केट को छोड़े, आप इसको ये देखें कि जो मईशत की जो बहाली के जो आसार हैं वो हर जगह पर इतनी जल्दी इतनी तेज़ी से मुझे उम्मीद नहीं थी। ये जो काम जो ये जो 150 दिन 125-30 दिन में जो हुआ है वो 1.5 साल का काम जो है वो शहबाज स्पीड नज़र आ रही है। शहबाज स्पीड बिल्कुल खास नज़र आ रही है, उससे बढ़कर नज़र आ रही है, खासतौर पर ये जो मईशत स्पीड के तौर पर दिखाई दे रही है। बिल्कुल ठीक। जाहिद चौधरी साहब कैसे देख रहे हैं माशी सूरत हाल के हवाले से? बड़े चैलेंजेस का सामना, और असल चैलेंज भी हमारा मईशत ही है। देखिए उमर असलम साहब, बात यह है कि ये चैलेंजेस तो बिल्कुल हैं मईशत के, और हमें गुज़श्ता काफ़ी अरसे से जो है वो ये चैलेंजेस दरपेश हैं। ये एक दिन का किस्सा नहीं है, एक साल का किस्सा नहीं है, कुछ 2 साल चंद साल की बात नहीं है। हमें असल में हमारी ओवर जो है वो टाइम जो है ना वो हमारी प्रायोरिटीज़ जो सेट होनी चाहिए थी उस तरह हमने सेट नहीं की, उसकी जो भी वजूहत थी। अब ये इस वक्त जो हमने आप देखें कि गवर्नमेंट जो है ना वो इस वक्त जो इनिशिएटिव ले रही है वो ले रही है कि हम सरमायाकारी के ऊपर फोकस करें, हम अपनी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने पे करें। ठीक। और देखें वाहिद आगे बढ़ने का जो रास्ता है हमारे पास वो यही है कि हमारा जो एक्सपोर्ट का हुजम है उसको हम बढ़ा पाएँ, क्योंकि यही एक तरीका है जिससे आप जो है वो ना सिर्फ आपके मुल्क में जो है वो ज़रा तबादला आएगा, बल्कि आपकी जो लोकल इंडस्ट्री है वो बूस्ट होगी, और उसके बाद आपके जो हालात हैं बेहतर होंगे। क्योंकि अगर हम अपनी मईशत को बेहतर करना चाहते हैं तो हमें यही काम, और SIFC सर, SIFC के जरिए, और SIFC बनाने का जो मकसद था वो यही था, और उससे ये जो फ़वायद हैं वो भी यही हो रहे हैं कि आप तमाम जो मुतल्लिका अदारे हैं उन तमाम आपने कॉर्नर्स को जो है ना वो एक जगह पे जमा कर लिया, एक नुक्ते के ऊपर जो है वो आपकी अब तवज्जो जो है वो मरकूज़ है, और वो है सरमायाकारी और एक्सपोर्ट। ठीक। अब आप वज़ीर आज़म का जो रिसेंट जो चाइना का दौरा था उसके बाद उन्होंने ये अभी जो सेंट्रल एशिया का दौरा किया, और उसमें उन्होंने वहाँ पे जो है वो तमाम जो मुलाकातें की जिसमें रशियन प्रेसिडेंट के साथ भी उनकी मुलाकात थी। तो आप ये देखें कि उनका सबका महवर जो है वो एक ही चीज़ थी, वो थी कि आप अपनी ट्रेड को जो है वो बढ़ाना चाह रहे हैं, और इस हुजम को जो है वो बेहतर करना चाह रहे हैं। सेकेंडली एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं
उसके लिए आप अल्टरनेट जो है वो अब हम तलाश कर रहे हैं और उसके ऊपर बहुत तेजी के साथ काम और हो रहा है। कशकोल की जो वो बात करते थे कि अब क्योंकि- कशकोल तोड़ना जी है बिल्कुल आप तोड़ सकते हैं, कोई ऐसी वजह नहीं है कि हम नहीं तोड़ सकते। हमारी मुल्क की जो मईशत है उसमें बड़ा पोटेंशियल है हमारे यहाँ, हमारे पास बहुत कुछ है करने को जो हम कर सकते हैं। लेकिन उसकी वजह ना करने की ये है कि हमारी जो है वो प्रायोरिटीज़ जो है वो बड़ी वो डेविएट होती रही हैं, कभी लेफ़्ट हो गए, कभी राइट हो गए, कभी उसमें जो है ना वो किसी पॉलिसी को हम लेके चले फिर उसमें कोई तब्दीली कर दी। तो इस तरह जो है वो हमारा फोकस नहीं रहा उस तरह जिस तरह अनफॉर्चुनेटली वो नहीं रहा जिस तरह होना चाहिए था। ठीक, उसका हमें ये नुकसान हो। 60 अरब में जो है ना, जी जी देखिए ये थोड़े से अरसे के अंदर जो आईटी की जो एक्सपोर्ट है जी वो 1 अरब से बढ़ के 3 अरब हो गई है। ये जी। भी ये कल जो ये कल जो कल के इजलास इजलास हुआ है उसके अंदर प्राइम मिनिस्टर ने ये बयान किया है। जी तो इसका मतलब ये है कि ये एक्सपोर्ट जो है अगर ये हम चाहें तो ये 20 से 25 अरब तक जा सकती है। और ये जो अभी बात कर रहे थे कि बरामदात और सरमायाकारी, देखें शहबाज शरीफ ने क्या काम किया है, जो खारजा अमूर के ऊपर काम किया और जो दोस्त ममालिक थे उनको अट्रैक्ट किया जी। और उनको ये बावर ये बड़ा कराया मुश्किल और ये टास्क इस पॉइंट ऑफ यकीन व्यू से था दिलाया कि कि PTI दौर में दोस्त ममालिक नाराज जो थे है वो तो बिल्कुल उलट काम हो गया ना। जी कौन सा मुल्क ऐसा है जो मैं गिनना शुरू करूं जो नाराज नहीं था। जी PTI दौर में। सऊदी अरब PTI दौर में, सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत, सॉरी ये तुर्किया, USA जी, वो भी नाराज हो गया। जी तो इन्होंने क्या किया है कि मईशत को और खारजा पॉलिसी को इस लेवल पे ले आए हैं, इसका इम्तजाज ऐसा किया है कि सरमायाकारी जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा है। आप देख रहे हैं कि आप कल भी देखें, कल भी एक वफद आया हुआ था वहाँ से तुर्कमेनिस्तान से, ठीक रशिया से, ठीक। तो वो उनसे बात हो रही थी, मुसलसल वफूद आ रहे हैं। और सर इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि शहबाज शरीफ साहब ने जो ये बात की थी कि अब हमने कशकोल तोड़ना है और वो मुल्क में सरमायाकारी लाने की बात करें, मुल्क में इन्वेस्टमेंट आ रही है, कर्जे सिर्फ IMF है जो बीच में वो जिससे हम कर्जा ले रहे हैं, बाकी किसी मुल्क से हम कर्जे की बात नहीं करते हैं। जी बिल्कुल ठीक है। जाहिद चौधरी साहब आप इस पर। ये बिल्कुल जिस तरह परवेज साहब कह रहे हैं ना कि वो हम अब कर्ज वाला मामला जो है वो अब हमें समझ आ गया कि उससे हमारा मसला हल होने वाला नहीं है सर। और माजी में जब भी हम इसके ऊपर जितना भी हमने फोकस रखा और जितनी भी इसके ऊपर हमारा तकिया रहा उससे हमें नुकसान ही हुआ, उसका फ़ायदा नहीं हुआ। फ़ायदा हमें एक ही सूरत में होगा कि हम अपना पोटेंशियल सबसे पहले गेज करें कि हमारा अपना पोटेंशियल है क्या। और अब फर्स्ट टाइम मैं तो जेन्युइनली कहूँगा कि हम जो है वो ये SIFC बनने के बाद आप अपना पोटेंशियल गेज कर रहे हैं, ठीक कि आप किन चीज़ों में आपका पोटेंशियल है जिनकी बुनियाद पे आप अपनी एक्सपोर्ट्स को बढ़ा सकते हैं, ठीक। और उससे आप वाइबल भी होंगे। क्योंकि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का आपका जो है वो फ़र्क बहुत था ना, आप इंपोर्ट हर चीज़ कर रहे थे और एक्सपोर्ट आपकी बहुत लिमिटेड थी, और जिस तेज़ी के साथ उसको ऊपर जाना चाहिए था उस तेज़ी के साथ वो नहीं गई। और फिर था कि आप एक कांस्टेंट जो है वो अप्रोच के साथ चल रहे होते, उसमें कंसिस्टेंसी होती, उसमें आप एक मुस्तकिल मिजाजी के साथ आगे बढ़ते, वो भी नहीं हुआ। तो इन चीज़ों को पहली दफ़ा ये किया जा रहा है, लेकिन इसमें थोड़ा वक्त लगेगा। ठीक। देखिए ये 1 माह में 10 दिन में होने वाला काम नहीं है, ओवर अ ईयर आपको जाके कहीं लॉन्ग टर्म पॉलिसीज आपको होती हैं, समझ आना शुरू होंगी। तो होपफुली ये जो मौजूदा जो गवर्नमेंट के जो इकदामात हैं प्राइम मिनिस्टर की जो है वो लीडरशिप में, ये 1 साल के बाद आपको इसका इम्पैक्ट नज़र आना शुरू होएगा। वाज़े तौर पे आप देख सकेंगे कि हमें कितनी बेहतरी आई है। इस वक्त जो सिनेरियो है प्रेजेंट, नो डाउट कि चैलेंजेस भी हैं, उसमें बहुत सारा दबाव है, एक आम शहरी के ऊपर भी दबाव आया है उसका जी। लेकिन आप दूसरी तरफ देखें ना तो ये जो इकोनॉमी जिस तरह हमारी क्रैश होने जा रही थी जी वो एक स्टेबिलिटी की तरफ आ गई है, जो है ना वो आ गई है। इस वक्त थोड़ा आपको इस्तेहकाम भी नज़र आ रहा है जी कि एक जगह पे जो है वो रुक गया है। डॉलर का रेट आप देख रहे हैं सर, वो डॉलर जिस तरह फ्लक्चुएट कर रहा था, तो ये एक आपकी जो है वो इस वक्त आप स्टेबल पोजीशन में खड़े हैं। नो डाउट ये हार्ड टाइम है आपके ऊपर, लेकिन इससे निकलने के लिए जो आपके ये स्टेप्स हैं ये आपको अगले 6 माह के बाद आप इसका वो बेहतरी जो है वो देखेंगे, और विद इन अ ईयर इसमें जो है वो इम्प्रूवमेंट के इम्कानात अब बहुत बेहतर नज़र आ रहा है कि वो बेहतर होगा।
सर सलीम शेख साहब, जिस तरह अभी जाहिद चौधरी साहब बात कर रहे थे और परवेज़ बशीर साहब बात कर रहे थे कि मुल्क में जो है वो प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब इन्वेस्टमेंट लाने की बात करें, जो कि बड़ी अच्छी बात है कि पाकिस्तान में जब इन्वेस्टमेंट आएगी, सरमायाकारी आएगी, तभी पाकिस्तान तरक्की करेगा। देखें, जब से मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने वज़ीर आज़म का ओहदा संभाला है, उस दिन से जो है उनकी नज़र फोकस जो है वो मईशत की बहाली के लिए है। और वो जो कल भी एक मीटिंग की है उसमें भी जो है वो एक्सपोर्ट बढ़ाने के लिए जो है वो इकदाम करने की हदायत जारी की हैं और कहा है कि अगले 3 सालों में जो हमारी एक्सपोर्ट है वो 30 अरब डॉलर से बढ़कर जो है वो 60 अरब डॉलर होनी चाहिए। और जिस तरह अभी प्रवेश साहब भी बता रहे थे कि 3.2 अरब डॉलर जो है वो हमारी आईटी की एक्सपोर्ट होगी। और आईटी एक ऐसा सब्जेक्ट है, ऐसी मार्केट है कि इसमें आपको जो है पढ़े लिखे लोग लाने हैं जो जिनको आईटी आती है और उसमें हमें किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं है, स्किल्ड लोग लाने हैं। और पाकिस्तान में बैठ के आप जो है वो आईटी से पैसा जनरेट कर सकते हैं, अपनी बरामदात बढ़ा सकते हैं। और ये ऐसे ही हुआ है जो बरामदात हमारी बढ़ी हैं। और आज गुज़श्ता रोज़ जो मीटिंग हुई है उसमें एग्रीकल्चर के हवाले से भी जो है वो वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि हमें अपनी एग्रीकल्चर की जो मार्केट है वो एक्सपोर्ट के हवाले से बढ़ानी है, उस पर नज़र देनी है कि कैसे हम जो है, क्योंकि हमारा मुल्क ही एग्रीकल्चर का मुल्क है, तो अगर हम इस पर एसआईएफसी की भी बात करें तो उसमें भी एग्रीकल्चर फोकस है, तो अगर हम इस पर ध्यान नहीं देंगे तो इसका मतलब है कि फिर हम अच्छी तरह एक्सपोर्ट नहीं कर सकेंगे। तो लिहाजा एक और चीज़ भी है कि वज़ीर आज़म साहब ने ये कहा है कि हम जो चीज़ें एक्सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान से बाहर, तो उसका जो दुरानिया है एक्सपोर्ट का, जो हम शिपिंग के ज़रिए करते हैं, उसके दुरानिए को भी कम से कम किया जाए ताकि जो लोग अपना माल बाहर भेजते हैं तो उसकी जो एक साइकिल है वो बेहतर तरीके से चल सके। अगर हम एक चीज़ अमेरिका वगैरह में 25 दिन में भेजते हैं तो उसका ड्यूरेशन अगर कम हो जाएगा तो जो लोग यहाँ से माल भेजते हैं उनके पास अगर पैसों की कमी होती है तो वो उनको रिवर्स पैसे आएंगे, तो फिर मार्केट में जो है वो पैसा उसी तरह वापस आएगा, डॉलर की शक्ल में भी आएगा, ज़र मुबादला भी बढ़ेगा और इसी तरह जो हम यहाँ से गुड्स भेजेंगे उससे हमारी बरामदात भी बढ़ जाएंगी। तो मैं ये समझ रहा हूँ कि अगर ये जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं वो बेहतर हैं, लेकिन इसमें एक फैक्टर जो है वो हमारे पास आ जाता है, वो सियासी फैक्टर। सियासी फैक्टर की वजह से जो है ना उससे हमें थोड़े से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। अगर सियासी इस्तेकाम हमारा बेहतर हो जाए, और ये सियासी इस्तेकाम हमारा बेहतर हो नहीं पा रहा और उसकी वजह जो है वो बानी पीटीआई हैं, वो कभी कोई बात करते हैं कभी कोई बात करते हैं, उसकी वजह से हम जो है वो माशी तौर पर जो है वो एक गिरदाब में फंसे हुए हैं। तो साजिश जो है वो जाहिर है वो एक साजिश तो है। अभी देखें गुज़श्ता रोज़ भी उन्होंने एक जेल से जो है वो मीडिया से गुफ्तगू की और उसमें जो है उन्होंने इस चीज़ को माना कि जी हमने जो है कहा था कि अगर मुझे गिरफ़्तार किया गया तो गिरफ़्तारी के बाद जो है वो एहतजाज करना है और एहतजाज जो है वो आपने GHQ के बाहर जाके करना है। लेकिन पूरी बात नहीं बताई। हालांकि अगर GHQ में वो जब उनकी हुकूमत गई थी तो वो कहते थे कि मैंने अपनी ऑडियो वीडियो जो है वो रिकॉर्ड करके दे दी हैं, जब अगर मुझे कुछ हुआ तो साइफर का भी था तो अगर मुझे कुछ हुआ तो ये वीडियो मंजर आम पर आएंगी। तो अब ये खुद से वो सारी बातें मान रहे हैं। और 2 रोज़ पहले जब उन्होंने ये बयान दिया कि आपने GHQ के बाहर जाके एहतजाज करना है लेकिन मैंने कहा था पुरअमन करना है, तो वो फिर बाद में उनके जो लीडरशिप जो बाहर बैठी हुई है उन्होंने भी आगे जो है वो उसको डिनाइल कर दिया कि जी ऐसी तो बानी पीटीआई ने कोई बात की नहीं। लेकिन आज भी अगर आप देखें, कल भी आप देखें तो जो सलमान अकरम राजा है उन्होंने भी जेल से बाहर आके एक गुफ्तगू किया और उन्होंने कहा है कि हमने ये कहा था कि GHQ के बाहर जाके जो है एहतजाज करना चाहिए। देखें अब एक तरफ वो बात करते हैं फिर दोबारा वो यू टर्न लेके वापस आ जाते हैं, फिर एक और लीडर उनसे मिलकर आता है तो फिर वही बात करता है। तो इसका मतलब है कि बात बिल्कुल हकीकत पर मबनी है कि उनकी तरफ से ये पैगाम था कि आपने जो है ना जब अगर मैं गिरफ़्तार हो जाऊँ तो फिर आपने जो है GHQ जाना है। तो इसका मतलब ये है कि आप पुरानी फुटेजेस निकाल लें, उसका भी यही मतलब है। और वो लोगों को इश्ताल दिलाया जा रहा है कि आप जाएं तोड़ फोड़ करें और जाके जो है कुछ नहीं रहने देना। और तमाम इस किस्म की ऑडियो वीडियो जो है वो मंजर आम पर आ चुकी हैं और यही वजह है कि हमारे यहाँ जो है वो माशी इस्तेकाम नहीं आ रहा। माशी इस्तेकाम तो डिफॉल्ट होने की बात करते थे, मतलब कोई मुहिब्बे वतन पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने की बात नहीं कर सकते। IMF को खत लिखा उन्होंने और डिफॉल्ट होने के क्या श्रीलंका की मिसालें ऐसे फखर के साथ देते थे कि जैसे कि बहुत परवेज़ बशीर साहब इसी पर बात करेंगे, लेकिन अभी वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक। परवेज़ बशीर साहब, जिस तरह आप बात कर रहे थे कि हमेशा ही शरपसंदी जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से जो है वो हमेशा पहलू सामने आए। ज़मान पाक से शरपसंदी और अस्करी तनसीबात पर हमले की मनसूबाबंदी का एतराफ़ भी किया गया, डिफ़ॉल्ट होने की बातें करते थे। तो ऐसा कोई मुहिब वतन पाकिस्तानी तो इस तरह की गुफ्तगू नहीं कर सकता। ISPR ने 2 दिन पहले बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बड़े यानी जिसको कहते हैं ना बहुत ही समझदारी के साथ और होशियारी के साथ सारा कच्चा चट्टा इनका जो है खोल के रख दिया है। इन्होंने डिजिटल जो दहशतगर्दी उन्होंने कहा कि ये डिजिटल दहशतगर्दी है और सिर्फ यहाँ से नहीं, ये खारजी तौर पे बाहर के मुमालिक से ये बैठ के की जा रही है जी। इनसे ज़्यादा तो इंटेलिजेंस का कोई नहीं ना रखता ये हुकूमत भी उन्हीं से फीडबैक लेती है जी। तो उन्होंने कहा कि अगर डिजिटल दहशतगर्दी को ना रोका गया जिस मुनज़्ज़म अंदाज में ये हो रही है इस वक्त, तो पाकिस्तान को बहुत शदीद नुकसान पहुंचने का एहतमाल है। तो इस बात को देखना पड़ेगा कि वो देख रहे हैं इस बात को कि डिजिटल दहशतगर्दी जो है वो कौन करा रहा है जी। डिजिटल ये जो सोशल मीडिया है इसका इस्तेमाल जो है इन्होंने जिस मनफी अंदाज में किया, ऐसे अंदाज में किया कि हमारे जो नौजवान हैं वो नफ़रत उसके अंदर भर गई है जी। जहन साजी की गई है। और आप देखें फिर वो 9 मई को फिर क्या हुआ जी। और फिर अभी भी वो अब ये कह तो रहे हैं कि मैंने कहा था, लेकिन 9 मई का जो वाक़या है अभी ये पूरी सानिया जो है ये बाज नहीं आई है अभी उस बात से। अभी फिर जहन साजी फिर इस तरह की कर रहे हैं कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़, पाकिस्तान के इदारों के ख़िलाफ़, रियासत के ख़िलाफ़ और मुल्क के ख़िलाफ़, आवाम के ख़िलाफ़, जमहूरियत के ख़िलाफ़ ये सारा साजिशें कर रहे हैं। पहले अमेरिकन कांग्रेस से एक करारदाद मंजूर कराई, अब बरतानिया में जाके फिर वही वाला काम कर रहे हैं, बरतानिया में भेज दिए हैं। जुल्फी बुखारी साहब गए हैं, उन्होंने ब्रीफिंग दी है। तो ये बाज नहीं आ रहे। अब ये जो DG ISPR की 2 दिन पहले जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है उन्होंने तंबी की है कि ये इन हरकतों से बाज आ जाएं, वरना सख्त इकदाम बिल्कुल सामने खड़े हुए हैं। सही, तो सख्त इकदाम किए जाएंगे। जाहिर चौधरी साहब, ये जब हम बात करते हैं डिजिटल दहशतगर्दी के हवाले से तो एक मनफी जहन साजी तो की जाती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, जिसमें जो है वो भड़काया जाता है इदारों के ख़िलाफ़ और ऐसी हरकतें की जा सकती हैं जो कोई भी मुहिब वतन पाकिस्तानी तो नहीं कर सकता। सर देखिए, ये बड़ा ही अनफॉर्चुनेट है कि हमारा जो पॉलिटिकल लीडरशिप है, जो इस तरह के लेवल की जो हमारी टॉप के जो लीडर्स हैं या जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को हेड कर रहे हैं, कि हम कहने को तो जमहूरियत की बात करते हैं, हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, लेकिन हमारे यहाँ जो है वो पॉलिटिकल कल्चर में एक तो टॉलरेंस वो बढ़ने की बजाय ओवर अ पीरियड वो और ज़्यादा श्रिंक होता जा रहा है। लेकिन PTI ने इतना किया, मेरी अर्ज सुने ना जी, वो श्रिंक होता जा रहा है। दूसरा, ये बहुत ही गैर जमहूरी किस्म का जो है ना वो अंदाज़ है कि आप इस तरह की सोच के साथ आगे बढ़ें कि मैं नहीं हूँ तो फिर ये कुछ भी नहीं होगा। इस रवैये का हमेशा नुकसान होता है और इसका कभी फ़ायदा नहीं होता, और ये हमें फेस करना पड़ रहा है। आप करेंगे फेस इसको, तो मेरे ख्याल में तो ये एक बड़ा ही जो है वो अनफॉर्चुनेट है, इस तरह की सोच और इस तरह के अंदाज और ये वाला तर्ज अमल। ये हमेशा हमने इसे देखा है कि ये इसका नुकसान होता है जी, इसका कभी फ़ायदा नहीं हुआ। तो इसमें जो है ना वो कभी भी हम आगे नहीं बढ़ सकते। इसकी जितनी भी इसको कंडेम भी किया जा सकता है, और ये मेरे ख्याल में होश के नाखन लेने का टाइम है। जिस तरह अभी वे सब कह रहे हैं कि ये तो जो लोग ये कर रहे हैं, जो पार्टी कर रही है, उसकी लीडरशिप जो है ना वो ये सोच रखती है कि उसको खुद से जो है ना वो उसको इस चीज़ से इसका ख्याल रखना चाहिए कि इसका देखें, आपकी पॉलिटिक्स जो है वो मुल्क से ज़्यादा मुकदम तो नहीं है। बिल्कुल ठीक। आपका इक़्तिदार सबसे पहले मुल्क से ज़्यादा मुकदम नहीं है, ठीक है। तो आप जब इस तरह का रवैया अपनाएंगे और इस तरह की आपकी सोच होगी तो उसका डेफिनेटली आपको मजमूई तौर पे पूरे मुल्क को और आवाम को जनरली इसका नुकसान हो। अच्छा जाहिर चौधरी साहब, क्योंकि मैं तो आपकी रहनुमाई में बहुत अर्सा रिपोर्टिंग भी की
और सहाफ़त भी की, हमेशा आपसे गाइडेंस भी हमेशा लेते थे। कोई ख़बर का इशू आ जाता था तो आपसे मौजूद होते थे, अससाई साहब होते थे। तो लेकिन हम यानी आप सारे सीनियर लोग बैठे हैं, जब कोई ख़बर होती है तो हम उसकी एक ज़िम्मेदारी के साथ और बाकायदा 1 से 2 अगर ख़बर सेंसिटिव है तो कंफर्मेशन के बाद जो है वो टीवी पे जो है वो ऑन एयर होती है। लेकिन यहाँ पे तो कईयों का मैट्रिक भी पास नहीं होता, मैस कम्युनिकेशन की डिग्री तो दूसरी जानिब है, और वो एक बस माइक लिया और बस कैमरा के साथ जो है वो फ़ौरन जो यूट्यूबर्स और फेक प्रोपेगेंडा शुरू कर देते हैं जिसका हकीकत से दूर दूर तक ताल्लुक़ नहीं। क्योंकि आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, हम सीखते हैं आपसे सर, इसका तदारुक कैसे मुमकिन है? क्योंकि हमने देखा कि इससे नुकसान सहाफ़त को भी हुआ, सहाफ़ियों को भी हुआ। जो जाली लोग होते हैं वो एक एजेंडे के तहत आते हैं और वो मुल्क को नुकसान पहुँचा रहे हैं। सर उमर साहब, ये अगर आप इसकी बात करें ना तो ये देखें 2018 में जब पीटीआई बरसरे इक़्तिदार आई तो उसके बाद ये बहुत शिद्दत के साथ जो है वो ये सिलसिला बढ़ा है। उसकी वजह क्या है? और पीटीआई ने गवर्नमेंट वसाइल इस्तेमाल किए। मैं अर्ज़ करता हूँ जी, जब सोशल मीडिया मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म जो है ना वो इंट्रोड्यूस हुए और उसमें तो आप ये देखें कि हमने भी देखा, ये यहाँ परवेज साहब बैठे हैं, सलीम शेख साहब बैठे हैं, ये सीनियर लोग हैं, इनको पता है कि हम ख़बर जो है वो कोई इन्फॉर्मेशन जो है उसको जारी करने का, रिलीज़ करने का, डिसमिनेट करने का कि पब्लिक तक पहुँच जाए, हुकूमत हमेशा अपने टूल्स इस्तेमाल करती थी, ठीक, जो कि ऑथेंटिक भी थे और काबिल भरोसा भी होते थे मीडिया के लिए। लेकिन ये 18 के बाद अगर आप देखें तो आपका तर्ज अमल ये हो गया कि ट्वीट शुरू हो गया जी, कि आपकी जो है ना वो प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर और ये सभी वज़रा जो हैं वो अनफॉर्चुनेटली वो हर चीज़ जो है वो सिर्फ ट्वीट ही कर रहे हैं और वो कोई उनका हैंड आउट नहीं है, कुछ नहीं है। उन्होंने भी सबसे ज़्यादा इसी सोशल मीडिया को माजरत के साथ इस्तेमाल किया। आपने जब टीवी और अखबारात, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो रेगुलेट होता है, जब आपने खुद ही उसकी नफ़ी करनी शुरू कर दी और आज भी करते जा रहे हैं, तो डेफिनेटली फिर सोशल मीडिया बहुत तेज़ी के साथ जो है वो उसको स्पेस को जो है वो फिल करना शुरू हो गया और ये बड़ा इजी बन गया और है भी आसान कि आपने मोबाइल पे किसी भी ऐप को जो है ना वो आपने ऑन किया और उसके साथ आपने एक इन्फॉर्मेशन जो है ना वो साथ ही 2 लफ्ज़ लिखे और शेयर कर दी। लेकिन उसका प्रॉब्लम ये हुआ कि आपने तो वो बड़ा उसको आसान समझा कि ये मैं ये कर रहा हूँ और ये इन्फॉर्मेशन सब तक बड़े आराम से पहुँच जाएगी, क्या ज़रूरत है इसका बाकायदा कोई हैंड आउट जारी करने की या कोई एलामिया जारी करने की। लेकिन उसका नुकसान ये हुआ कि उसके साथ अब फेक और वो चीज़ें जिनकी तस्दीक नहीं हो सकती। जी, मैं उसी पर बात कर रहा हूं। यूट्यूबर्स जो हैं वो अब उसको जिस तरह मर्जी उसका रंग देना शुरू कर दिया। अब उससे ये हुआ कि वो बाकायदा एक प्रोपेगेंडा टूल बन गया। सही। और वो प्रोपेगेंडा टूल जो है वो अब उसमें एक रेस शुरू हो गई इसी नेगेटिव और उससे सर एक माशरे में अदम इस्तेकाम, वो सेंसेशनलाइज करना शुरू हो गया ना, वो अदम बर्दाश्त हो रही चीजों को जो है ना वो इस तरह वो एकदम से जो है ना वो बना दोगे जी, बड़ा झूठ सर, वो एक तहलका मचा दो। सही। वो तहलका मचाने की जो रेस है उसने चीजें इतनी खराब कर दी हैं। और अब भी अगर आप देखें आप कि जब किसी भी इंफॉर्मेशन को किसी साहब अकल आदमी ने काउंटर चेक करना हो तो वो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का सहारा लेता है या फिर प्रिंट मीडिया का सहारा लेता है। उसकी वजह है कि उसके पास और ऑथेंटिक जरिया कोई नहीं है, ठीक, उसको कंफर्म करने का। तो प्रॉब्लम ये है कि आपका प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है उसकी जो वेटेज थी या जो उसकी हैसियत है, जो अहमियत है, आप जब उससे डेविएट करेंगे, उसको जो है वो आप जो है वो अंडरमाइन करेंगे, तो उसका फ़ायदा जो है वो ये सोशल मीडिया को, जो कि मादर पितर आज़ाद है, उस पर तो कुछ चेक ही नहीं है जी। ये इसकी बुनियादी वजह। ठीक, परवेज बशीर साहब मैं ये कह रहा था कि DGISPR जो थे उन्होंने खुद कहा कि देखें जो मासूम बच्चे बाहर के वो उनके ख़िलाफ़ कोई वाक़या हो गया जी, वो इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए जी। कोई वाक़या खौफनाक किस्म का ऐसा हो गया तशद्दुद का, वो पाकिस्तान को इस्तेमाल कर रहे हैं कि जी ये पाकिस्तान में हुआ है जी। तो यहाँ पर पाकिस्तान में नहीं था, पाकिस्तान में तो हुआ नहीं है वाक़या, और वो इस्तेमाल प्रोपेगेंडा में वो DGISPR ने कहा है कि अगर ये प्रोपेगेंडे पे हमने कदगन ना लगाई और इसके एक्शन ना लिया तो कौमी सलामती को ख़तरा पैदा हो जाएगा। देखिए आजकल हो क्या रहा है, नौजवान जो है वो सोशल मीडिया को उसने उस्ताद बनाया हुआ है। पहले उस्ताद हमारे असल उस्ताद होते थे,
वालदैन बताते थे हमें, अखबार आया करते थे, अखबार ऑथेंटिक एक सोर्स होता है ठीक, और सोर्स हुआ करता था। बिल्कुल ठीक। अब ये नौजवान नस्ल जो आई है, इसने कईयों ने अखबार पढ़ने छोड़ दिए हैं और सोशल मीडिया पे जो वो सेंसेशनल जो कोई ऑथेंटिक खबर नहीं होती, कंफर्म नहीं होती, और वो इतने बड़े बड़े झूठ बोले जाते हैं कि वो, और उससे वो लुत्फानंदोज होते हैं। यानी हैरानगी की बात है कि पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बात हो रही है, पाकिस्तान सलामती की बात हो रही है, और वो लुत्फानंदोज हो रहे हैं कि आजकल तो कुछ इस तरह का माहौल पैदा कर दिया गया है तहरीक इंसाफ ने कि वो पाकिस्तान के खिलाफ कोई खबर आती है जो पाकिस्तान के हक में नहीं जा रही, तो उससे वो लुत्फानंदोज होते हैं और खुश होते हैं। हालांकि कोई भी मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी जो इस बात से कोई खुश नहीं हो सकता सर, बिल्कुल वही बात है। और ज़ैचो साहब, सलीम शेख साहब, हम जब बात करते हैं कि फेक न्यूज़ का प्रोपेगेंडा, फिर उससे जहन साजी की जाती है, हालांकि मिसाल के तौर पे कहीं दूर दराज इलाके में बैठे हैं और उसको इन्फॉर्मेशन आ रही है, ऑथेंटिक शख्स भी नहीं है, मगर वो यूट्यूबर है और उसने एक फेक प्रोपेगेंडा, एक एजेंडे के तहत मुल्क को भी नुकसान पहुँचा रहा है। देखिए, इसमें दो चीज़ें हैं, जिस तरह अभी जाहिद जोई साहब फरमा रहे थे कि असल दो मीडियम है, या तो एक प्रिंट मीडिया है या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। लेकिन जो लोग सोशल मीडिया को सिर्फ फॉलो करते हैं तो वो समझते हैं कि सोशल मीडिया पे जो चीज़ें आ रही हैं वो दुरुस्त हैं। तो अब हुकूमत जो है वो ये करने जा रही है कि सोशल मीडिया के ऊपर चेक करने के लिए जो है ना वो अपने टूल्स इस्तेमाल करने की तरफ जा रही है। और क्योंकि सोशल मीडिया की तरफ वजह से जो है ना वो पाकिस्तान को, बल्कि पाकिस्तान की सलामती को, मईशत को बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और इस नुकसान को कम करने के लिए या ख़त्म करने के लिए जो है वो फायर वाल जो है वो इंस्टॉल की जा रही है, ताकि अगर आप पाकिस्तान के सलामती इदारों के ख़िलाफ़ कोई गलत बात करेंगे तो वो उस पर चेक लगा होगा, जो उसको रूट करेगा वो फायर वाल के ज़रिए उस तक पहुंचा भी जाएगा और उसको ब्लॉक भी किया जाएगा। और मैं ये समझता हूँ ये हम अगर अब करने जा रहे हैं तो हमें ये पहले कर देना चाहिए था, ताकि हमें जो इतना ज़्यादा इस वक्त नुकसान हो चुका है वो नुकसान ना होता। अब इस फायरवॉल का ये भी होगा कि एक तो आप जो रियासती इदारे हैं उनके ख़िलाफ़ ही कोई बात करेंगे गलत बात, और जो दूसरे अगर आप हुकूमती लोग हैं उनके ख़िलाफ़ भी बात करें, अपोजिशन पार्टियों को बात करने की हक है, लेकिन अगर वो गलत बात करती हैं तो वो भी उस पर चेक होगी। और इसी तरह जो उस पर दूसरा कोई जो फौश मवाद है वो लगाया जाता है उस पर भी चेक होगा। और इसी तरह जो हमारे मज़हब से रिलेटेड जो चीज़ें झूठी फैलाई जाती हैं वो जो है वो उस पर भी चेक होगा। और अगर आपने पिछले दिनों देखा हो एक वाक़या हुआ है तो उसके हवाले से जो सारी गलत रिपोर्टिंग जो है वो सोशल मीडिया के ऊपर चलती रही है और उसका जो काफ़ी ज़्यादा प्रोपेगेंडा था उसका नुकसान हुआ है। तो ये आगे जाकर जो है वो मैं ये समझता हूँ कि काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि इस पर जो है मेरी जो इतला है वो ये है कि इस पर टेस्ट कर लिया गया है और जो अगर टेस्ट में जो चीज़ पूरी पास हो जाएगी तो उसके बाद जो है ये इस पर अमल दरामद शुरू कर दिया जाएगा। और अमल दरामद के बाद जो है मैं ये समझता हूँ कि फिर वो जो लोग, जो फैमिलीज़ या बच्चे, नौजवान नस्ल जो सोशल मीडिया पर चले गए हैं, उनको जब पता चलेगा कि ये गलत काम नहीं करना, गलत काम करने के जो हैं वो नुकसानात होंगे। पहले तो हुकूमत मेरा ख्याल है थोड़ा सा लीनियंट रहेगी, लोगों को समझाएगी कि आपने ऐसे गलत काम नहीं करने, लेकिन अगर वो फिर अगर कोई एक बार की वार्निंग के बाद बात नहीं आएगा तो फिर बात समझाने से बिल्कुल बात दुरुस्त है। तो एक बार अगर कोई बाज नहीं आएगा तो फिर जाहिर है उसके खिलाफ एक्शन होगा, और जब एक्शन होगा तो वो फिर एक्शन जब पूरी कौम को पता लगेगा तो फिर जो लोग गलत प्रोपेगेंडा कर रहे हैं तो वो इस चीज़ से बात आ जाएंगे। ज़ाहिर साहब, आपको याद होगा कि एक बड़ी अहम शख्सियत, पॉलिटिकल शख्सियत थी, तो उसी तरह झूठा एक जो है किसी की ज़िंदगी के हवाले से ख़बरें फैला दी जाती हैं कि वो बीमार हो गए या हालत सीरियस है, तो और कोई मतलब उस शख्स को खुद आना पड़ता है फिर कि नहीं, मैं जो उनसे मेरी तबीयत बेहतर है, मैं सेहतमंद हूँ। साफ कहे ना कि वो मरने की खबर तक दे देते हैं। जी, मरने तक की खबर, बिल्कुल मरने तक। मतलब मैं फिर भी इसमें क्या, हम फिर भी जिम्मेदारी का एहसास करते हुए अल्फाज की अदायगी के हम किसी का नाम नहीं ले रहे, लेकिन ऐसा हुआ है जी, ऐसा बिल्कुल ऐसा। ज़ाहिर साहब, आपको याद होगा हम इकट्ठे थे उस वक्त, मुझे याद है कि खबरें आ गई, वो फिर बाद में कंफर्मेशन के लिए उन्होंने खुद जो है वो आए कि ऐसी खबरें नहीं हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, क्योंकि उसकी वजह जिस तरह अभी शेख साहब ने फरमाया कि आपने इसको बहुत, अब भी खैर देर आयद दुरुस्त आयद वाली बात है कि अब भी अगर हम इसको रेगुलेट कर रहे हैं तो मेरे ख्याल में चलें बहुत अच्छा है, लेकिन हमें ये बहुत पहले करना चाहिए था।
जिस तरह देखिए पाकिस्तान में जो प्रिंट मीडिया है वो रेगुलेट होता है, उसके कवानीन हैं, सब कुछ है, और एक सेट पैटर्न के ऊपर चीज़ें होती थी। हमने भी प्रिंट मीडिया में काम किया तो बड़ी सोच विचार के बाद और बड़ी आज भी खबर जब देनी होती है अभी भी उसके अभी रात को नींद नहीं आती थी कि कहीं खुदा न खास्ता ये खबर गलत ना हो जाए और बाउंस बैक कर गई तो हम बैक बाउंस कर गई तो हम कहाँ जाएंगे, हम कहाँ खड़े होंगे। और उसके बाद ये कि उसका जो विजन है आपका कि आप जिससे मुतल्लिक खबर है जिस डिपार्टमेंट से, उनका मौक़िफ़ उसमें ज़रूर शामिल होना चाहिए, उसकी जो ऑथेंटिसिटी है वो उसको आपने इंश्योर करना है। फिर एडिटर को होता, फिर उसके बाद जो है ना वो ये सारा ऑफिस जो है वो एडिटर जो है वो उसका एक पूरा रोल था उसमें कि उसकी नज़र से गुजरे बगैर कोई चीज़ आप शायद नहीं कर सकते। कई जगह चेक बैलेंस। अच्छा, फिर उसके साथ साथ जो है ना वो ये उस वक्त भी बहुत सारी इंफॉर्मेशन आती थी, ये परवेज़ साहब बता सकते हैं, और बड़ी बड़ी सेंसिटिव मुख्तलिफ मजहबी हवाले से बहुत सारे और कल्चरल इशूज ऐसे होते थे कि जिनको अगर आप शाया कर दें तो उससे आप आग लगाने का बायस बनेंगे। आप इशू तो यही है ना कि वो आग लगाई जा रही है, उसके अंदर हम लोग खुद मुताद रहते थे, हमें कोई नहीं बताता था कि आपने ये खबर इस तरह नहीं बनानी, लेकिन हम टोन डाउन कर देते थे कि कहीं इश्तियाल ना फैल जाए, मजहबी तौर पे इश्तियाल ना फैले। लेकिन यहाँ पे तो पीटीआई की जाने से जब हम देखते हैं वो तो यहाँ पे उलट काम हो रहा है। नहीं तो ओवरऑल ही अब तो समझ ही नहीं आ रही कि क्या हो। और उसके बाद फिर इसी तरह जब इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया तो शुरू में आपने देखा कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के ऊपर बहुत सारी जो है वो गैर ज़िम्मेदारी भी आपको दिखाई देती थी बहुत सारे इश्यूज़ के हवाले से, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उसको बेहतर किया गया और उसमें बहुत सारी गुंजाइश है और बेहतर किया जा सकता है। लेकिन ये सोशल मीडिया के हवाले से ना कोई कानून साजी है, ना कोई जो है वो उस पर चेक एंड बैलेंस है, ना कोई पूछने वाला है। अब जो मर्जी जिसका जो जी चाहे, तो जर्नलिस्ट भी नहीं होते, जो जिसके दिमाग में आए वो बात की ख्वाहिश हो वो सोशल मीडिया पे बात करे, वो उसने मुल्क के खिलाफ तो ना करे। उस पे आप अगर वीलॉग करके चढ़ा दें जी, और ऐसी मुज़िका खेज किस्म के वीलॉग, बाज़ दफा तो ये होता है कि दो शख्सियात के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई है और एक वीलॉगर साहब बता रहे हैं कि अंदर बात और अभी मुलाकात जारी होती है। मेरी और परवेज बशीर साहब की मुलाकात है ना, इन्होंने आपसे बात की है ना मैंने और मुलाकात भी जारी है, लेकिन हम दोनों के दरमियान जो गुफ्तगू चल रही है वो आप अपने वीलॉग में बता रहे हैं कि भाई हमने क्या बात की है, और हम भी देख रहे हैं कि ये तो हमें भी आपको देखना पड़ेगा कि आप क्या बात। और इस तरह का जो है ये इससे जो है वो नुकसान हुआ। लेकिन मैं एक बात करूंगा यहाँ पे उमर सर के मैं तो बड़ा इस पे बड़ा ऑप्टिमिस्टिक भी हूँ, होपफुल भी हूँ। ये जो इस तरह का तर्ज अमल है ना, ये किसी ज़माने में जो है ना वो प्रिंट मीडिया में भी आया था कुछ अरसे के लिए, वो था इवनिंगर जी, मुझे याद है दोपहर के अखबार, हाँ बिल्कुल याद। अच्छा, उसमें बड़ी लिबर्टी होती थी, वो सिंगल वो पहली हेडलाइन सुर्खी बड़ी और वो सुर्खी बड़ी सनसनीखेज होती थी और बीच में खबर नहीं होती, और अगले दिन वो जो रेगुलर न्यूज़पेपर थे उनमें भी खबर नहीं होती थी वो, यानी वो इतनी इंपॉर्टेंट खबर होती थी कि वो अगले दिन अखबार में नहीं होती थी कहीं पे, ठीक है, वो वाकया इतना बड़ा वाकया होता था। तो सोशल मीडिया पर भी आपने देखा कि वो थोड़ा अरसा तो वो बहुत चला, उसके हाइप बनी बड़ा कुछ अरसा वो चला, लेकिन वो फिर खुद ही डाई डाउन कर गया, ठीक, क्योंकि ये इस तरह की चीजें जो है वो लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। ये जो इस वक्त भी ये चल रहा है ना, अब मेरे ख्याल में इसके हवाले से एक लोगों में एक शऊर अब थोड़ा बहुत, मुझे तो मेरी ऑब्जर्वेशन है, मैं जाती अपनी बात करता हूँ, अब लोगों में आना सही, बिल्कुल ठीक, मैं एग्री कर रहा हूँ, थोड़ा सा अब इसको वो देखना शुरू हो गए हैं, और उनकी एक तो इसमें ना वो अब इंटरेस्ट भी लोगों का कम हो गया किसी हद तक। बिल्कुल ये डाई डाउन भी करेगा, सही, लेजिस्लेशन भी इसके लिए चाहिए, उन कवानीन पे अमल दरामद भी चाहिए, बिल्कुल ठीक, और इसके साथ साथ हमें बहुत सारे मेजर्स भी लेने, बिल्कुल ठीक है। और सीनियर जर्नलिस्ट हैं जो जिनकी आप गुफ्तगू सुन रहे हैं भी, और बिल्कुल बात दुरुस्त है कि कोई खबर जो हकायक और सच पर मबनी हो उसमें कोई मज़ाइका नहीं कि वो नाजरीन तक, लोगों तक जानी भी चाहिए, लेकिन मुल्क के ख़िलाफ़ कभी भी जो है वो किसी को भी जो है अगर कोई गुफ्तगू कर रहा है, कोई बात कर रहा है, कोई वीलॉग कर रहा है, कोई ट्वीट कर रहा है, कोई फेसबुक पे यानी किसी भी सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पे इस्तेमाल कर रहा है, तो मेरा और आपका हम सबका फ़र्ज़ ये भी है कि ये देखना चाहिए कि ये जो है ये मुल्क के अगेंस्ट बात हो रही है, तो इसमें कहीं ना कहीं जो है वो दुश्मन मुल्क ज़रूर इन्वॉल्व होता है। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला शामिल कर लें कि सारी दुनिया में ये नहीं होता। हाँ जी, सारी दुनिया में बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कहीं पे ये नहीं होता, सबसे पहले पाकिस्तान है। प्रोग्राम का सिलसिला भी जारी है, लेकिन वक्त हो रहा है ब्रेक का।
वेलकम बैक। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज़ साहिबा पंजाब की बेहतरी के हवाले से बड़े मुतहरिक अंदाज में काम कर रही हैं। रोटी हो 12 रुपए की या एयर एम्बुलेंस की सर्विस हो, जिस तरीके से हमने देखा कि वो 40 साल खातून को जो पिंडी लेकर गए, और फिर इसी तरीके से फील्ड हस्पताल के ज़रिए जो है वो सेहत की सहूलियात जो है वो घर की दहलीज पर मिल रही है। बिल्कुल अपने वालिद मियाँ नवाज शरीफ के विजन के मुताबिक मरीम नवाज साहिबा जो है वो कारकर्दगी की बुनियाद पर जो है वो इस वक्त नज़र आ रही हैं कि वो बड़ी बेहतरीन अंदाज में खिदमत कर रही हैं। लाहौर के लिए ट्राम सर्विस की मंजूरी कैसे देख रहे हैं? देखिए उमर साहब के जो मरीम नवाज शरीफ साहब हैं वज़ीर आला पंजाब के तौर पर, उन्होंने बड़े कम अरसे में जो है वो बहुत ज़्यादा इकदाम कर दिए हैं, काम कर दिए हैं। ग्राउंड पर बाज़ाब्ता तौर पर जो है वो काम नज़र आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने आते ही जो है वो एयर एम्बुलेंस का ऐलान किया था कि हम पंजाब में एयर एम्बुलेंस लेकर आएंगे, और उसका उन्होंने एक नमूना आपने देख भी लिया है कि 3-4 रोज़ कबल जो है वो मियाँ वाली की एक खातून जो कि छत से गिरी थी, उनको रेस्क्यू किया गया है और रावलपिंडी की हॉस्पिटल में पहुँचाया गया और उनका ऑपरेशन भी किया गया बाज़ाब्ता तौर पर। तो इसी तरह अब ये ट्राम सर्विस जो है वो मैं समझता हूँ कि लाहौरियों के लिए जो है वो ट्रांसपोर्ट लाहौर में पूरे पाकिस्तान के लोग हैं, खाली पंजाब के लोग भी नहीं सर, इतना जाहिर है पूरे पाकिस्तान के लोग हैं। और ये तकरीबन लाहौर जो है वो एक किसी मुल्क के बराबर भी है जहाँ पर इतनी बड़ी आबादी है। तो यहाँ पर ट्रांसपोर्ट की सर्विस जो ये अब इस तरह अपग्रेड की जा रही है, तो मैं ये समझता हूँ ये वक्त की ज़रूरत थी। और मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो साबका हुकूमत में भी जो मेट्रो और दीगर जो ट्रांसपोर्ट के इकदाम किए गए हैं, उससे बड़ा मुस्लिम लीग नून का उससे बड़ा लोगों को फ़ायदा हुआ है, और लोगों ने जो है अब काफ़ी हद तक जो है अपनी ट्रांसपोर्ट जो है वो कम कर दिया। और अब ये जो ट्राम का मनसूबा शुरू किया जा रहा है और ये अच्छा मनसूबा होगा, और ये लाहौर के लिए यानी सफ़र तो जाहिर है जो लाहौर में रह रहे होंगे वो करेंगे, ट्रांसपोर्ट की सहूलत है वो उनके लिए बहुत बेहतरीन इकदाम होगा। बिल्कुल ठीक है। कैसे देख रहे हैं सर वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज साहिबा? मरीम नवाज तो हर रोज़ एक नए मनसूबे का ऐलान कर देती हैं, तो जिस पर अमल होता हुआ भी दिखाई देता है और बड़ी मॉनिटरिंग करती हैं। तो ये जिस तरह अभी बता रहे थे मेट्रो भी माजी की हुकूमतें जो मुस्लिम लीग की, उन्होंने मेट्रो, मोटरवे, मेट्रो बस, ऑरेंज लाइन ट्रेन, एयरपोर्ट्स, ये सारे जो हैं ये इनके बड़े मंसूबे। अब ये जो आपने ट्राम का जिक्र किया है, ये नई चीज़ होगी, मेरा ख्याल इसके अंदर भी जिद्दत ज़रूर होगी शामिल और अच्छी लगेगी। जब भी उन्होंने ये मंसूबे के तरफ तवज्जो दिलाई है, और मेरा ख्याल है कि वो देखें अभी ये बात हो रही थी एयर एम्बुलेंस की, तो मुझे ऐसे ख्याल आ गया कि ये वही मियाँ वाली है जहाँ पर मियाँ वाली एयर बेस पे हमला किया गया था। तो ये उलट काम ये किया है कि इन्होंने जान बचाई है, वो जान लेना चाह रहे थे। मरीम नवाज साहिबा जो है इन्होंने बड़ा अच्छा काम किया। ये बिल्कुल जाहिर है कि अवाम की खिदमत कर ये इसके ये भी होगा कि दूसरे सूबों को भी तकलीद हासिल होगी कि अच्छे काम करें तो अच्छे नताइज निकलेंगे, अवाम आपके साथ रहेगी। सही, तो ये है इसके लिए। बिल्कुल ठीक है। और सर कारकर्दगी की बुनियाद पर जाहिद चौधरी साहब बात होनी चाहिए। अगर ट्रांसपोर्ट के शोबे में कोई बेहतरी आ रही है तो सेहत के हवाले से भी हम जब बात करते हैं, क्योंकि आप एक बड़े एक्सपर्ट हैं सेहत के हवाले से भी, तो वो वहाँ पे भी हम देखें तो अस्पतालों के पे भी काम हो रहा है। बेहतरी की गुंजाइश हमेशा होती है, बिल्कुल ठीक, और चीज़ें ऐड ऑन होती हैं, इसमें कोई शक नहीं है कि बाजी में बहुत सारा काम हुआ जो जिस तरह भी आप शहबाज शरीफ साहब की बात कर रहे हैं उनके दौर में भी किया गया। अब भी बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं वो लॉन्च भी हो रहे हैं, पाइपलाइन में भी हैं। ठीक, ये स्पेसिफिकली एयर एम्बुलेंस की अगर आप बात करें ना, तो ये हमारा पिछले कोई 20 साल की जो ना वो अंडर डिस्कशन था कि हमें एक इस तरह की सर्विस की ज़रूरत है। ये डिस्कशन में था ठीक कि जी एयर एम्बुलेंस होनी चाहिए, ठीक, और एक दो मरतबा हुकूमतों ने जो है ना वो इसके ऐलानात भी किए कि हम करेंगे, लेकिन कोई प्रैक्टिकली उस पर काम नहीं हुआ। ठीक, माजरत के साथ सिर्फ बातों तक था कि जी ऐलानात की हद तक था। इसकी ज़रूरत क्यों है? देखिए, आपके जब फॉर फ्लंग एरियाज़ में आपके हाईवेज़ के ऊपर कोई एक्सीडेंट होते हैं खुदा न खास्ता, और उसमें बहुत सारी जानें जो हैं वो इस वजह से कीमती जानें जो हैं वो ज़ाया हो जाती हैं क्योंकि आप बर वक्त भी इमदाद फराहम नहीं कर पाते। ठीक, तो ये पूरी दुनिया जो है वो इस जो है वो सर्विस को जो है वो इस्तेमाल कर रही थी। हमारे यहाँ ही जो है वो इसका हम लैग कर रही थी ये सर्विस हमारी। तो अब ये जिस तरह ये स्टार्ट किया गया, मैं ये नो डाउट कि एक अच्छा इनिशिएटिव है,
और ये एक बड़ा क्रेडिट है गवर्नमेंट का कि पंजाब गवर्नमेंट ने ये शुरू किया। और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि आज आपने इसको इनिशिएट किया है, ये मज़ीद स्ट्रेंथन होगी और आहिस्ता आहिस्ता आप तमाम एरियाज़ को कवर करते जाएंगे। तो इसका फ़ायदा ये होगा कि जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं, इसमें इसका क्राइटेरिया भी ले डाउन कर दिया गवर्नमेंट ने कि कौन से पेशेंट्स जो हैं वो इसमें सही। लोगों के जहन में ये था कि जी पता नहीं ये कौन लोग इस पे होंगे, तो उसमें वो क्राइटेरिया ले डाउन कर दिया कि कौन कौन से लोग जिनको फौरी किसी तिब्बी इमदाद की ज़रूरत है, इंतहाई क्रिटिकली इंजर्ड, इसी तरह किसी क्लेमिटी का शिकार लोग, या कहीं पे कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई ऑक्यूपेशनल एक्सीडेंट हो गया, इसके अलावा जो है ना वो कोई सडन कार्डिक जो है ना वो इशू आ गया इस तरह का कि वो उसकी ज़िंदगी बचाने के लिए उसको फौरी किसी स्पेशलाइज्ड इंस्टीट्यूट में पहुंचाना है, तो ऐसे पेशेंट्स को आप फौरी तौर पे एयरलिफ्ट करते हैं। ठीक। उसमें क्योंकि उनके पास इसे कहते हैं गोल्डन आवर, ठीक। कि उनके पास टाइम बहुत थोड़ा होता है। ठीक। अगर वो उस वक्त में किसी अच्छी फैसिलिटी तक पहुंच पाएँ तो उनकी ज़िंदगी बचाने के जो चांसेस हैं वो बहुत ब्राइट होते हैं, बहुत बढ़ जाते हैं। तो पूरी दुनिया में ये इस्तेमाल हो रही थी। मैं तो इसको बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि मरियम नवाज साहिबा का बड़ा अच्छा इसको मजीद स्ट्रेंथन, बिल्कुल इसको मजीद स्ट्रेंथन होना चाहिए, इसको फर्दर इसको एनहांस किया जाना चाहिए। आज आप अगर एक जो है वो एयर एम्बुलेंस के लिए आप के तौर पे जो है वो जहाज इस्तेमाल कर रहे हैं, तो कल इनकी तादाद भी बढ़ेगी। आपकी ये सबसे रेस्क्यू 1122 आपने एक शहर से स्टार्ट की, आज आप पूरा पंजाब जो है वो बिल्कुल कवर हो चुका आपका, तो लोगों को फायदा हो रहा है ना, आम शख्स का फायदा हो रहा है। लेकिन सर आज प्रोग्राम का वक्त खत्म हो रहा है, तो आज का पैगाम परवेज़ बशीर साहब दे दें। मेरा ख्याल है कि ये है कि डिजिटल जो है इसके ऊपर जो डिजिटल इस पे जो है कि नज़र रखनी चाहिए और इसके असलाह करनी चाहिए। ठीक। किसी तरीके से भी, इसलिए कि जब DGISPR ने जब ये कहा कि कौमी सलामती जो है ना हमारी ख़तरे में पड़ जाएगी, तो इसके लिए तो वाकई ये करना चाहिए कुछ ना कुछ। ज़ाहिर चौधरी साहब आज का पैगाम देखिए, बहसीयत पाकिस्तानी हैं, बतौर इस मुल्क का शहरी हमें अपनी ज़िम्मेदारियों का भी एहसास होना चाहिए और बीइंग इंडिविजुअल अगर हम ज़िम्मेदारी का मुजाहरा करेंगे, तदब्बर से, बुर्दबारी से काम लेंगे, तो उससे सब कुछ बदलेगा। और जब हम खुद को बदलेंगे तो हमें हर चीज़ बदलती हुई दिखाई देगी। बिल्कुल ठीक है। सलीम शेख साहब आज के दिन का पैगाम। सबसे अहम बात है कि सबसे पहले पाकिस्तान और बाद में कुछ और। सही। अगर पाकिस्तान है तो हम हैं और हमारी पहचान जो है सलीम शेख साहब बिल्कुल ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया परवेज़ बशीर साहब, जाहिद चौधरी साहब और सलीम शेख साहब। बिल्कुल बात दुरुस्त की। सबसे पहले पाकिस्तान है, हमें पाकिस्तानी बनना है, मुहिब्बे वतन बनना है। जब हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी बनेंगे, हम पाकिस्तान की तामीर और तरक्की में अपना अपना अहम और मुस्बत किरदार अदा करेंगे। आज के प्रोग्राम के लिए बस इतना ही। मुझे इजाज़त दें। देखते रहें पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़।